फ्रेंड्स, ये यूसी नेट के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। पहले आपने करना क्या है, बिना ऑप्शन के देखिए आंसर सोचो। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो फ्यूचर में कोई भी सीक्वेंस के क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आज हम जो कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए न्यूरल नेटवर्क। तो मान लो कि आप एक बच्चे को मैथ सिखा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चे को बोलोगे कि इनिशियल नॉलेज दोगे, जो कंसेप्ट आप समझा रहे हो, और न्यूरल नेटवर्क को जो हम उसको नॉलेज देंगे उसको क्या बोलते हैं, हमारा वेट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जो हम उसको इनिशियल नॉलेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो नॉलेज हमें दी है, तो वो इनपुट लेकर कुछ ना कुछ आउटपुट क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीड फॉरवर्ड। हम इनपुट लेकर कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं, उसको न्यूरल नेटवर्क में क्या बोलेंगे, फीड फॉरवर्ड। अब हम चेक करेंगे कितनी गलती हुई, उस डिफरेंस को जो हम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉस। कि उसने कितनी मिस्टेक किया, दैट इज लॉस कैलकुलेशन। ओके, अब बच्चे को बताएंगे कि गलती क्यों है, ठीक है, कहाँ है, और उसको बैकली उसको ठीक करने के लिए हम भेजेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैक प्रोपगेशन। ये आपकी गलती कहाँ पर है, आप उसको क्या करो, सॉर्ट आउट करो। ठीक है, एंड फाइनली हम इंप्रूवमेंट होती है, उसको क्या करेंगे कि उसके वेट में क्या होती है, उसकी नॉलेज में क्या हो जाती है, ठीक है। सो इसी स्टेप्स को हम क्या करते रहते हैं, रिपीट। सो दिस इज द वे न्यूरल नेटवर्क हमारा वर्क करता है। तो आपको याद क्या करना है, ये किस पे वर्क करता है, IFLP। कैसे याद करना है, आई लव बिरयानी यूजली, आई लव बिरयानी यूजली, आई, ठीक है, इनिशियलाइज फीड फॉरवर्ड, लव रोज, बी बिरयानी से आ रहा है आपका बैक प्रोपगेशन, यू से बनता अपडेट। ठीक है, अगर तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या है बेटा, ए, फीड फॉरवर्ड क्या है हमारा, बी, रोज कैलकुलेशन हमारा क्या है, डी, बैक प्रोपगेशन सी, ए बी डी सी ई दैट इज ए। क्लियर? ओके, तो पापा जी, तो ये हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ परसेप्ट्रॉन इन ANN। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन इनमें सबसे, आप ये मान के चलो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का परसेप्ट्रॉन सबसे छोटा बच्चा है। ठीक है, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इवैल्यूएशन स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले 1958 में हमारे पास क्या आया था, परसेप्ट्रॉन। ओके, और ये कैसे काम करता है, जैसे हमारे पास इनपुट्स होती हैं x1 x2 अप टू xn, ये सारी इनपुट को हम क्या कर देते हैं, एक हमारे पास इसमें होता है बायस, इसकी समेशन होती है, हर एक के क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। ओके, इसको करके फिर हम इस पे क्या लगाते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक, तो इससे हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट। ठीक है, तो इसमें इनपुट्स को मल्टीप्लाई होते हैं वेट के साथ, जैसे x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, W1, फिर उसको प्लस करेंगे x2 W2 अब x1 अब टू, और भी इनपुट्स हो सकती हैं, प्लस बायस को डायरेक्ट हम प्लस करते हैं, फिर उस पे हम क्या लगाएंगे, समेशन करने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन, और जिससे हमारी क्या निकलती है, आउटपुट। इसमें कोई हिडन लेयर है नहीं, इसमें नो हिडन लेयर। तो ये क्या होता है हमारा परसेप्ट्रॉन। और हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें, परसेप्ट्रॉन मींस SLFM, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें सिंगल लेयर है, आगे जा रहे हैं हम, बैक नहीं जा रहे, तो इसको कहते हैं सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, दैट इज डी। क्लियर? तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब इन्होंने बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और हमें बताना है कि कौन कौन सी न्यूरल नेटवर्क प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट बोले कि एसेंशियली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। इट इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच डाटा सेट इज वेरी लार्ज, दैट इज लार्ज डाटा सेट के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रही है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। They are able to extract features without input from the program. That means ये automatic feature extract करता है। Okay, and last, they are system modeled on the human brain and nervous system. ये brain जैसे human brain से क्या है हमारा inspired है। That is what question is saying. ठीक है, देखो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के नेटवर्क होते हैं हमने फीचर खुद बनाते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में फीचर इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, तो ये न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिकली लर्न करता है। ओके, इसको हम नहीं देते, ऑटोमेटिकली जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे लर्न करता है। ये लार्ज डाटा को भी हैंडल करता है, फीचर एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर थिंकिंग, जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं सारे के सारे सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि जो डीप लर्निंग है, अगर हम बात करें ये मशीन लर्निंग है तो डीप लर्निंग इसका पार्ट, डीप लर्निंग मींस न्यूरल नेटवर्क, तो इसलिए इसके सारे के सारे पार्ट क्या है, ट्रू। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्लियर, इसका आंसर डी है, हमने कर लिया। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। देखो ये बोल रहा है कि बैक प्रोपगेशन करता क्या है, देखो क्या ये नेटवर्क सिक्योर करता है, क्या ये लार्ज लेयर से ऐड करता है कि एरर रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे टेस्ट में फेल हो, टीचर उसकी कॉपी चेक करता है, फिर गलती बताता है, बच्चा नेक्स्ट स्टेप इंप्रूव करता है, ये क्या है मेरा बेसिकली बैक प्रोपगेशन। कैसे कि पहले हमने टीचर ने आपको काम दिया, कोई आपने कुछ किया, टीचर ने क्या किया, आपकी नोटबुक को चेक किया, फिर आपको क्या कर गया, क्या अगर आपको इंप्रूव करना है, क्या आपका हो गया चेक करके, नहीं, आपको उसकी गलती बताई जाएगी, जबकि गलती क्या है, फिर आप उसको क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। तो यही हमारा क्या है, बैक प्रोपगेशन। इसका हम क्यों गलती को इंप्रूव करना है, इसीलिए आपकी जो गलती है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है हमारा, टू रिड्यूस एरर। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन को क्या सीखते हैं, क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड एरर करेक्शन, एक ही बात है। ओके, तो दैट इज टू रिड्यूस द एरर। क्लियर, ओके। ओके, ये हमारा हो गया, इसका हमने कर लिया टू रिड्यूस द एरर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमें अभी दिया हुआ है गिवन टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, एंड बैक प्रोपगेशन इज वन ऑफ द टेक्निक टू ट्रेनिंग एएनएन। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या बैकबोन है न्यूरल नेटवर्क। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास हम जो कर रहे हैं ये सारा क्या है, हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और बैक प्रोपगेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन ट्रेन द एएनएन। अभी हमने किया ना, एएनएन क्या होता है कि बैकवर्ड मूव करते हैं सब कुछ, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये चीज हमारी क्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है व्हाट इज दिस। ठीक है, ये इसकी बैकबोन है हमारी, एएनएन किसकी बैकबोन है, डीप लर्निंग की। ठीक है, एंड बैक प्रोपगेशन इज टेक्निक, बिल्कुल हम एक टेक्निक है एएनएन की जिससे हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं हमारे सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास इसको ट्रेन करने की एक ही टेक्निक नहीं होती, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती है। सो इट इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बी। क्लियर,
तो बिल्कुल इसे मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, बैक प्रोपगेशन ट्रेन करते हैं, बट ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओवरफिटिंग। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले आपने कुछ देखे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो जो गाइड वो रट लेते हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी गाइड रट लेते हैं। अगर मैं उनको कोई नोट्स दूं वो सारे के सारे रट लेंगे। अगर एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट आ गया तो क्या वो पास होंगे आपसे? अब जैसे कि मैंने आपको क्या किया, नोट्स दे दिए, ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। कुछ बच्चे वो रट्टा लगाते हैं, कुछ कंसेप्ट पे जाते हैं। अगर कुछ बच्चों ने इसको पूरा रट लिया और एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे पूछने की जगह ऐसे पूछ लिया तो क्या वो पास हो पाएंगे? नहीं, वो फेल हो जाती है। ठीक है, और मशीन भी ऐसे करती है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा ट्रेन कर देते हो तो वो आंसर क्या करती है, वो सही नहीं दे पाती। जैसे कि मान लीजिए मेरी एरर आई, मैंने उसको इम्प्रूव किया और मैं उसको क्या किया, एरर देखिए और आइटरेशन से उसको इम्प्रूव करती रही और इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया कि ट्रेनिंग एरर कंटिन्यूसली कम होती है। लेकिन जो हमारी टेस्ट एरर, देखो हमारे पास ना एरर दो तरीके की होती है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब मैंने क्या किया, मैं ट्रेन कर रही हूँ तो मैं ट्रेनिंग एरर रिमूव करते होंगे, मैंने उसको इतना लर्न करवा दिया कि ट्रेनिंग एरर खत्म हो गई। लेकिन जब मैं टेस्ट करूंगी तो वो एरर डिक्रीज होने की जाए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमें रिमूव कम क्या करनी है, बेसिकली टेस्टिंग एरर। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी मशीन है वो पैटर्न बनाने की जगह अगर हम उसको इतना ट्रेन कर देते हैं, पैटर्न की जगह वो क्या कर देती है, एग्जैक्ट वर्डिंग को मैच करना स्टार्ट कर देती है, जो जैसे रट्टा लगाने वाले करते हैं। पैटर्न नहीं देख रही है, पहले पैटर्न देख रही है, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा आप ट्रेन कर दोगे तो वो एग्जैक्ट वर्डिंग पे चली जाती है। तो इसीलिए जो हमारी टेस्टिंग एरर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, हमारा ओवर फिटिंग। जो ट्रेनिंग एरर है वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन टेस्टिंग एरर हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, overfitting expected when we observe them with training iteration error on training set as well as the test data set decreases। नहीं, दोनों डिक्रीज नहीं होंगी। with training error on training set decreases but test sets increases। that's it, that is what I am saying। इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। क्लियर? इसका हमने कर लिया, इसका आंसर क्या है, बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप in sequence involving genetic algorithm। आपने सुना होगा डार्विन की थ्योरी आती है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, हमने एक कंसेप्ट बहुत सुना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुने? ये डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हम खुद को फिट रहने, सर्वाइवल के लिए हम लड़ते हैं, सर्वाइवल के लिए, राइट? अब फिर क्या हुआ बेटा, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि नेचर इतनी इंटेलिजेंट है कि नेचर सर्वाइवल के लिए अपने आप को चेंज करती रहती है, जैसे चेंजेस आती हैं। जैसे कि अगर मैं घर पे हूँ, मैं अपनी मर्जी का खा लूँ, लेकिन अब जब आप हॉस्टल में जाते हो आप वैसे नहीं खा सकते, आपको जैसे कि एनवायरमेंट है वैसे सर्वाइवल के लिए आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप कभी रेगिस्तान में फंस गए तो क्या आप इतना ही पानी पियोगे जितना आप घर पे पियो? नहीं, हम अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा लड़ते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर नेचर इतनी अच्छी है, नेचर में इंटेलिजेंसी है, तो क्यों ना हम भी कॉपी कर लें। तो उससे उन्होंने क्या बनाया, हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, उन्होंने क्या किया जेनेटिक एल्गोरिथम में, सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, फिर उन्होंने इवैल्यूएट की फिटनेस, कि उनकी फिटनेस है कितनी, वो कितने फिट है इस चीज के लिए। फिर उन्होंने उनकी फिटनेस के अकॉर्डिंग क्या की, सिलेक्शन की। फिर क्रॉसओवर किया, आपको बताती हूँ क्या चीज होती है। फिर उन्होंने म्यूटेशंस की एंड देन सेम चीज उन्होंने क्या की, रिपीट की। देखो कैसे, मान लो क्लास के 100 स्टूडेंट हैं, उन्हें अनिश्चित की पॉपुलेशन मेरी क्या है, 100 स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब मैंने टेस्ट लिया, आपका टेस्ट लिया, तो वो क्या है बेसिकली आपकी इवेल्युएट क्या की मैंने आपकी फिटनेस, कि आप कितने टेस्ट में आपको कितना आता है कितना नहीं आता। अब मुझे टेस्ट में मुझे देखना है कि कौन मेरे टेस्ट में टॉप करेगा, तो मैंने क्या किया, टॉप स्टूडेंट चूज किए, वो क्या हो गया मेरा टॉप स्टूडेंट चूज किए, वो क्या होगी मेरी सिलेक्शन। अब मैंने क्या किया, मुझे रिजल्ट सिर्फ उन बच्चों का नहीं चाहिए, मुझे बाकियों का भी चाहिए। अब मैंने क्या किया, उनकी क्वालिटी को मिक्स कर दी ताकि बाकी बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करें। वो क्या होती है हमारी क्रॉसओवर, कि ये मान लो ए की क्वालिटी थी, ये बी की थी, ठीक है। अब मैंने उनको क्रॉसओवर कर दिया, कुछ ऐसे बना कुछ भी है ना, ये हो गया क्रॉसओवर। अब थोड़ा सा वेरिएशन किया, उनके क्वालिटी को मिक्स कर दिया, इसमें भी चेंज कर दिया, इसकी जगह मैंने मान लो स्टार बना दिया, ये क्या होगी मेरी म्यूटेशन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। तो आपने क्या है आपका IESCM, इनिशियलाइज, इवैल्यूएट, सेलेक्ट, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये क्या होता है। इसमें देखो होता क्या है, अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम देखें, मान लो मेरे पास अगर पेरेंट की बात करें, मान लो मेरे पास पेरेंट 1 है जिसकी वैल्यू है 10110, पेरेंट 2 है 0110, ठीक है। अब मेरे पास चाइल्ड 1 बना, कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट 1 की आएगी, कुछ किसकी आएगी पेरेंट 2 की। मान लो मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई पेरेंट 1 की वो कितनी आई 10110 मेरी, ये सारा था, मैंने इसको ये वाली प्रॉपर्टी इसकी उठा ली और ये इधर से, ठीक है। और चाइल्ड 2 में क्या आई 01101 एंड पीछे क्या आ गया हमारा, तो ये बेसिकली क्या होगी मेरी क्रॉसओवर, क्लियर। अब जो इसमें अगर मैं क्या करूं, इस 1 की जगह अगर मैं 00 कर दूं, ये क्या होगी मेरी म्यूटेशन, क्लियर। 1 पॉइंट इसको बोलते हैं 1 पॉइंट क्रॉसओवर, क्लियर। समझ आ गया क्या है क्रॉसओवर, म्यूटेशन क्या है, बाकी तो आपको इजी है। इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है, पहले क्या है इनिशियलाइजेशन बी के बाद क्या है ए, सॉरी बी के बाद हमारा क्या है इवैल्यूएशन ई, फिर क्या है ए, फिर क्या है हमारा सी एंड देन डी, दैट इज सी, क्लियर, ओके। तो ये हमारा बन चुका है सी, ओके। कोई क्वेश्चन, ओके। जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी वही चीज आ गई है। हाँ बताइए इसमें क्या किया, देखो ये चीज थी, मैंने अभी आपको एग्जांपल ली, बाय चांस सेम आ गई बेटा, ये थी, इसमें इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई और पीछे ये था, ये किस में चला गया उसमें, और ये वाला इधर, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो एक पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है, इसको क्या बोलेंगे पॉइंट क्रॉसओवर, ओके क्लियर। ये हमारा हो चुका है, ओके। इसका आंसर है बी 1 पॉइंट क्रॉसओवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a solution representation in a genetic algorithm। हाँ जी, तो अगर हम बात करें जेनेटिक एल्गोरिथम में, तो इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन नहीं है किसी भी जेनेटिक एल्गोरिथम का, ये कुछ ने पूछा है, ठीक है। बाइनरी वैल्यू जो हमारे जेनेटिक एल्गोरिथम में अभी हमने जो किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे सॉल्यूशन में हमने 0111010 किया था, तो ये क्या होते हैं बाइनरी वैल्यू, बिल्कुल ये हो सकती है, अपनी क्लासेस सुनी होगी उसमें भी है, रियल वैल्यू भी हो सकती है, 2.34 सब कुछ हो सकता है, परमुटेशन हम लेते ही हैं, इसके क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं म्यूटेशन में, वो चीजें भी हम क्या है लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें प्रॉब्लम आ गई TSP टेबल ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, परमुटेशन का कंसेप्ट जो हम जेनेटिक एल्गोरिथम में लेते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा डी, क्लियर, ओके। इसका हमने कर लिया, इसका डी ही है। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं फजी सेट पे, दैट इज बहुत इजी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं फजी सेट के क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे, ठीक है,
ओके नाउ अगर हम फजी जैसे हम नॉर्मली सेट में होता है प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ना कभी यस और नो नहीं होता। क्या ये होता है कि आज अगर पूछें क्या बारिश होगी, क्या बस हाँ या ना, ऐसा नहीं होता। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 40% चांसेस है, 30% चांसेस है, 60% चांसेस है, वैसे कंसेप्ट होते हैं, डिपेंड्स। तो उसी चीज को जो डिपेंड्स है, जो एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हमारा फजी सेट। So that is the difference between crisp versus fuzzy set. क्रिस्प में क्या होता है, हमेशा क्रिस्प में लॉजिक होता है 0 या फिर 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। लेकिन फजी सेट में क्या होता है, 0 to 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे 0 मीन्स क्या है, नो ट्रू, 1 मीन्स ट्रू, अगर 0.8 है तो पार्शली ट्रू। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ये क्या होता है हमारा फजी सेट। क्लियर? नाउ लेट्स वॉच कि व्हाट इज इन योर क्वेश्चन। ओके, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट पूछा है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो होता क्या है, जो मैप, इसमें ये क्या है हमारा एलिमेंट फजी सेट को रिप्रेजेंट करने में, ये इसकी क्या है मेंबरशिप फंक्शन। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 से 1 मेंबरशिप वैल्यू। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम उसकी मेंबरशिप वैल्यू से क्या कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते। ओके, तो x1 की अब क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, और y की क्या आएगी, x2 की क्या आएगी 1 माइनस 0.7, और x3 की क्या आएगी 1 माइनस 0.4। क्या बन गई, x1 की 0.7, x2 की 0.3, x3 की 0.6। इजी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। आई थिंक ये सबसे इजी होते हैं फजी सेट के, और ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको आएगा भी। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो क्या है 1 माइनस म्यू ए ऑफ एक्स। म्यू ए किसको बोलते हैं हम, इसको मेंबरशिप वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसका हमारा आ चुके। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, फॉर द फजी सेट ए एंड बी, इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है। अब भाई इंटरसेक्शन मीन्स देखो, याद रखना बेटा, जब भी हम इंटरसेक्शन और यूनियन दो चीजें हम मीन करते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स मीन एंड यूनियन मीन्स मैक्स। ओके, मीन मैक्स। अब देखिए हमारे पास ए में x1 की वैल्यू क्या है 0.3। ठीक है, ए की वैल्यू बात करें, x2 की क्या है 0.7, x3 की क्या है 0.4। और अगर हम बी में बात करें, x1 की क्या है 0.5, x2 में क्या है 0.2, x3 में क्या है 0.5। जब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला, मिनिमम वैल्यू उठाओ, x1 की मिनिमम 0.3, 0.5 में क्या मिनिमम है 0.3, तो x1 की क्या आ जाएगी 0.3। इसमें ए इंटरसेक्शन बी में। हाँ जी, x2 में 0.7 और 0.2, 0.2। x3 की बात करें 0.4 या 0.5, मिनिमम 0. एंड दैट विल बी योर आंसर। ये किसमें है 3, 2, 4, दैट इज डी। क्लियर? सिंपल, बहुत इजी है। कंसेप्ट क्लियर हो, कभी भी ये नंबर कम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप याद रखना है इंटरसेक्शन मीन मीन, यूनियन मीन्स मैक्स। ओके, गुड। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फजी इज ए फॉर्म ऑफ, अभी हमने कहा है क्या ये 2 वैल्यूड है, क्या इसमें 0 और 1 दो ही वैल्यू होती है? नहीं। क्रिस्प सेट लॉजिक तो नहीं है। बाइनरी सेट लॉजिक है, सिर्फ 0 1 में काम करेगा? नहीं। मल्टी वैल्यूड लॉजिक, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 to 1 में मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इसका आंसर आएगा डी। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। विच सर्चिंग टेक्निक इज कंप्लीट ऑप्टिमल व्हेन एन एचएन इज कंसिस्टेंट? देखो आपको बताती हूँ क्या चीज होती है बेटा। तो गूगल में सब सर्च करते हैं, ठीक है, हमें छोटे रूट कैसे भी
उसमें जो ए सर्चिंग एल्गोरिथम्स लगते हैं जिससे हमें शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम मिल जाता है। ओके, तो उसमें जो हमारा एआई का सुपरस्टार एल्गोरिथम वो कौन सा है? हमारा ए स्टार सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये स्मार्ट भी है और गारंटी भी देता है कि हमारे पास हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच ऑफ एन। व्हाट इज जी ऑफ एन? कॉस्ट ऑलरेडी ट्रेवल्ड। आपको कितनी कॉस्ट लग चुकी है? जितना आपने ट्रेवल कर चुके उसकी ऑलरेडी कॉस्ट कितनी लग चुकी है। एच एन क्या होता है? हमारी एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है, ये हमारी होती है टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगेगी सर्चिंग में। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होता है बेटा इस एल्गोरिथम में? पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें करंट कॉस्ट क्या होती है? गिवन होती है। क्या गिवन है हमें? जी ऑफ एन। प्लस हम क्या करते हैं? गैस करते हैं फ्यूचर, गैस करते हैं किसके लिए? एच ऑफ एन के लिए। इससे हमें क्या पता चलती है? टोटल एफ ऑफ एन। और फिर हम उसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं? हम चूज कर लेते हैं हमारा मीन। ठीक है, अगर अब उन्होंने बोला है एच एन दैट इज हॉरिस्टिक, एच ऑफ एन को बोलते हैं हॉरिस्टिक कंसिस्टेंट हो, तो ऑब्वियस है ए स्टार क्या होगा? कंप्लीट भी होगा और क्या होगा? ऑप्टिमल, क्योंकि ये क्या है? कंप्लीट प्लस ऑप्टिमल की जब भी बात आती है तो आपने क्या लगाना है? अगर हॉरिस्टिक कंसिस्टेंट है तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? ए स्टार सर्च। क्लियर? ओके, okay, and that's what we have done. Next question, A star is optimal when, wait, ये optimal कब है? बताइए, ये optimal कब है? ठीक है, अब देखो जो हमारी एडमिसिबल कॉस्ट है वो कभी भी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा एस्टिमेट नहीं करेगी। जो हमने एच ऑफ एन की बात की थी वो क्या था? एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच। ये हमारी होलिस्टिक जो कॉस्ट है वो कभी भी ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा एस्टिमेट नहीं करती। मान लो कि हमारा एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर है, तो होलिस्टिक से क्या कह सकती है? 8 कह सकती है, 9 कह सकती है, पर कभी भी 15 किलोमीटर नहीं गई। ठीक है, तो आपको याद रखना एडमिसिबल इस क्या है? नेवर ओवर एस्टिमेट। ये अगर आप ओवर एस्टिमेट करें तो वो एडमिसिबल चीज नहीं है। एडमिसिबल का क्या मतलब है? नेवर ओवर एस्टिमेट। तो इट ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट इफ एच इज एडमिसिबल। अगर एच एडमिसिबल है तो ये लोएस्ट टोटल कॉस्ट ही हमें क्या देगी? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ए। क्लियर? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, तो आप हमेशा ना एक ऑप्शन आया है या टू आया है तो आप इसमें ना एलिमिनेशन सीखो कैसे कर सकते हैं। देखो, ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च इज नॉट ऑप्टिमल बट इट इज वेरी एफिशिएंट। क्या ग्रीडी ऑप्टिमल हमारी एफिशिएंट नहीं है बट ऑप्टिमल नहीं है बट एफिशिएंट? क्या ये चीज ट्रू है या नहीं? ये बताओ। ग्रीडी बेस्ट सर्च हमेशा ऑप्शन ऑप्टिमल नहीं है तो वो एफिशिएंट नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। ओके, नेक्स्ट तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? हमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए इज कंप्लीट एंड ऑप्टिमल कंसिस्टेंट। ये तो हम अभी पढ़ के हटे हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा, अभी पढ़ के हटे ना। ओके, रिकर्सिव बेस्ट सर्च is efficient in terms of time complexity but poor in terms of simplicity. But actually जो recursive best search होता है ना, नाम ये क्या होता है बेटा? Actually good in space. ओके, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है हमारी? फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, if Hn is 0 is an admissible heuristic search for 8 puzzle.
यस, अगर HN 0 होती है तो ये एडमिसिबल प्रोसेस होती है 8% के लिए। ये बहुत बड़ी है, तो अगर आपने नहीं भी की अभी तक तो आप उसकी कर सकते हो, बट ये आप याद रखना ये स्टेटमेंट क्या है। तो कौन सी फॉल्स है? सिर्फ सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। ओके, नेक्स्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी। उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट आफ्टर अल्फा बीटा प्योरिंग एल्गोरिथम। देखो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा में कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो लेयर्स होती है बेटा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जहां पर हमारे पास, जैसे चेस कंप्यूटर कैसे सोचता है, वो हमारा सारा अल्फा बीटा प्योरिंग पे ही काम करता है, कैसे इमेजिन करता है। तो उसमें हमारा जो एल्गोरिथम यूज होता है अल्फा बीटा प्योरिंग, उसमें हमारे पास क्या यूज होता है? मिन मैक्स एल्गोरिथम। ओके, तो कैसे काम करते हैं देखो, यहाँ पर हमें दी हुई है वैल्यूज, और यहाँ पर इस लेयर पे मैक्स वैल्यू आएंगी, इस पे मीन, इस पे अगेन मैक्स, ऐसे ही चलता रहेगा, मीन मैक्स, ठीक है। ये चीज याद रखना, कभी भी ऐसे होगा मैक्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर उसको मैक्सिमम चाहिए। तो 3 और 5 में मैक्सिमम क्या है? 5। यहाँ पर 5 आ जाएगी। 6 और 9 में 9, 1 और 2 में 2, 0 और -1 में 0। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब देखो अल्फा बीटा प्योरिंग में हम क्या करते हैं, पहले आपको स्किप करनी होती है, बट आप सिंपल मिन मैक्स एल्गोरिथम के साथ समझो। अब 5 और 9 में मिनिमम कौन सी है? 5। इसमें से मिनिमम कौन सी है? और 0 और 5 में मैक्सिमम मैक्स वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? अगर हम बात करें मिन मैक्स प्योरिंग में, अगर हम इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? 5। क्लियर? अब लेकिन जब हम अल्फा बीटा प्योरिंग में बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मतलब टाइम बचाना है। अब वो क्या करता है, इसमें प्योरिंग कर देता है, कुछ चीजें स्किप कर देता है। वो कैसे? कि अगर मैंने यहां से मुझे यहां से क्या मिल गया? मैक्सिमम मिल गया 5, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 9। तो वो क्या कहता है कि अगर मुझे 3 और 5 में मैक्स मिल चुका है 5, तो मैं 9 को क्या कर दूंगा? स्किप कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इससे क्या है? ज्यादा है, तो मुझे इससे छोटा नहीं मिलेगा, उसको स्किप कर देंगे, तो इसलिए वो आगे नहीं जाता। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या होता है? अल्फा बीटा प्योरिंग। यहाँ पर आप कुछ कंसेप्ट को क्या कर देते हो? स्किप कर देते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब तो बट अभी आपको मिन मैक्स एल्गोरिथम से अगर आपको सारी वैल्यू दी हुई है तो आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तब होता है कुछ वैल्यू ऑलरेडी स्किप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें भी अल्फा बीटा प्योरिंग का ही कंसेप्ट है, तो देखो इसमें कैसे। अब इन्होंने क्या किया, 7 9 में से वही हमें अभी क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं है पर कुछ है, उसमें क्या दिया हुआ है? 7 और 9। तो इसमें भी हमारे जो नोट्स है, ये क्या है? मीन क्वेश्चन में थोड़ी सी हो गई थी, सॉरी, मीन मैक्स मीन। अब देखो 7 9 में जो मिनिमम वैल्यू को क्या है? 7, और इसमें देखो एक वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ से मिनिमम उठाना है, तो मैं अगर वो वैल्यू 6 से बड़ी भी है तो मैं यहाँ पर स्किप भी लूंगी। तो क्या मुझे ये वैल्यू चेक करने की जरूरत है? क्योंकि ये वैल्यू से छोटी है, नहीं नीड। इसी को बोलते हैं हमारी अल्फा बीटा प्योरिंग। मेरी बात समझ आई? क्योंकि मेरे पास इस एक नोड में मुझे मिनिमम चाहिए। मैंने पहले 7 और 9 में से लिया 7, अब मुझे फिर मिनिमम चाहिए, और इसके बाद मुझे यहाँ से मैक्सिमम। यहाँ पर 6 के बाद कोई भी वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 15 है, तो यहाँ से 6 ही आएगा ना, और जो मैक्सिमम वो तो 7 ही जाएगा। अगर इसमें वैल्यू मान लो होती 2, तो यहाँ पर 2 आता, तब भी मैक्सिमम वैल्यू 7 आती। इस वैल्यू से हमारा ये वाले वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसलिए हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? स्किप। सेम वे 11 और 12 में मान लो हमारे पास क्या है? 11। अब 7 और 11 में मैक्सिमम मान लो कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो फिर भी 7 ही जाएगा ना, तो मैं इस नोड को चेक करने की नीड नहीं हूँ। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा प्योरिंग। क्लियर? ये थ्योरी के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करते हो आप डायरेक्ट कीजिए, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 9 में मिनिमम 7 है, एक वैल्यू दी है, उसको ही मिनिमम लेके चलिए। 11 12 में क्या है? 11 नहीं सोचना, यहाँ से 5 आ रही है, यहाँ से वो जो वैल्यू लिखी है उसके हिसाब से चलती जाओ। मैक्स उठा लिए 7 11 5, आगे मिनिमम उठानी है 7
5, मैक्स उठानी है 7। सिंपल, सोचना ही नहीं है। वो कंसेप्ट आपको समझा दिया पर आपको सोचना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी बात, आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया पर आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है इसमें। फेसिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू प्रोपेगेटेड एट द रूट? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, एंड बहुत इजीली कर सकते हो। मीन वैल्यू दी हुई है, इसमें से वैल्यू क्या जाएगी? मैक्स। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। मिनिमम वैल्यू 4, 6, 9 में से 4, यहाँ 5, यहाँ पर 1, मैक्स वैल्यू 4, 5, 1 में 5। आंसर क्या देगा हमारा? 5, बिना सोचे समझे। ठीक है, ओके, क्या गलत कर दिया मैंने? मेरा आंसर 98 का क्या है? 5 आया था, राइट? दोबारा चेक करें बेटा, लेट्स ट्राई। देखो 4 मैक्स, गलती कर दी है बेटा, देखते हैं। मैक्स से वैल्यू उठानी है इसने 4, इसमें से 6, इसमें से 9, इसमें से 5, इसमें से 7, इसमें से 1, इसमें से 7, इसमें से 6, इसमें से मिनिमम 4, 6, 9 में से 4, 5, 7 में से मैक्स उठानी है, ठीक है, 5, इसमें से 1 और इसमें 5 ही आएगा। मेरे हिसाब से तो 5 आ रहा है, वो मे भी चेक करते हैं क्या गलती है। यहाँ पर एक नोट एक्स्ट्रा लिया हुआ है, आई थिंक ये भी कुछ डायग्राम में मिस्टेक है बेटा, क्योंकि इन्होंने 4 नोट टाइप लिए हुए हैं, उसके बाद दोबारा से हुआ मैक्स मीन, तो कुछ में भी इसमें से मैक्सिमम निकाल के फिर मीन मैक्स में कुछ है ना, मे भी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, बट ऐसे ही। ठीक है, आपको मेथड समझ आ गया? आप देख लेना, मैं बाकी चेक करके आपको अपडेट भी कर दूंगी। ठीक है, आप देखना, फिर मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्वेश्चन में मिस्टेक थी या कोई कंसेप्ट में गलत। कंसेप्ट तो ठीक है, डायग्राम में कुछ मे भी कुछ मिसिंग हो। ओके, which of the following structure of the knowledge representation are the mostly purely representation are the most purely syntactic? अब बात आती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एआई टू नॉलेज कैसे स्टोर करना है हमारे ब्रेन की तरह बेटा। ठीक है, तो सबसे गुड नॉलेज सिस्टम में क्या होता है बेटा? गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होगा? हम बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे एडिक्वेसी, रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी। फिर हम करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन होती है, फिर होती है हमारी इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेम बनाना है उसमें, फिर हमारी होती है एडिक्वेसी, फिर होती है इन्फ्रेंशनल एफिशिएंसी, फिर हम एफिशिएंसी चेक करते हैं, देन हमारे पास क्या होती है? एक्विजिशन एफिशिएंसी। ठीक है, बेसिकली रिप्रेजेंट, इन्फर, इन्फर फास्ट, इक्वायर। तो प्रेजेंटेशन एडिक्वेसी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, कोई हमारी प्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी की नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मोस्टली सिंथेटिक, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में? सॉरी, इसमें तो ये खुद केयर सिस्टम हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में है, अगर हम बात करें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेसी है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं उसको, कैसे इन्फ्रेंशियली हम एडिक्वेसी में कैसे कर रहे हैं, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी क्या है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक मतलब प्रेडिकेट लॉजिक है, जो इनके सिंथेटिक्स होते हैं, सिंटैक्स, वो हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्रेडिकेट लॉजिक के साथ भी करते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक समझते हो कि प्रेडिकेट्स जैसे कहते हैं ना, एक्स इज डॉग एंड वाई कुछ वो कोई वर्ब दे दी, तो वैसे फॉर्म में हम प्रेडिकेट लॉजिक के साथ हम करते हैं। एक हमारे पास होती है बेटा सॉर्ट एंड फिल्टर टेक्निक्स होती है।
ये क्या डिफाइन करते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि कैसे हम सिमेंटिक मीनिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी होती है बेटा, ये सिमेंटिक मीनिंग पे काम, सिंथेटिक पे नहीं, ये सिंटेक्स पे काम कर रही है। किस पे काम करती है, सिमेंटिक। और जो हमारा नॉन मोनेटिक रीजनिंग होती है, ये करती है डिफॉल्ट एंड एक्सेप्शन रीजनिंग में। क्लियर। तो ये सारी हमारे पास क्या होते हैं, केआर सिस्टम में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि केआर सिस्टम की क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और इसमें हम वर्ड बहुत यूज करते हैं, ऑन्टोलॉजी के क्वेश्चन के हिसाब से हम करते रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या चीज होती है केआर सिस्टम में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। अब जो इसके बेस पे हमारे आए हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं, आपको इसके सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो कौन सा सिंथेटिक पे काम करता है हमारे पास, प्रेडिकेट, लॉजिक, सॉर्ट एंड फिल्टर, दैट इज द क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, विच इज फॉलोइंग इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज। हमने अभी किया था, हमें प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन एडिक्वेसी की कोई प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, क्लियर। इसका आंसर क्या है हमारा, ये। नेक्स्ट देखो, ये भी इसी में है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास पैच करना है। ये हमारे पास देखो, इसमें ऑन्टो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है, टैक्सोनॉमी, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट जो वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हम आ रहा है, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। कैसे, जैसे मैं ऑन्टोलॉजी को क्या कह सकती हूँ, कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। और हमारे पास अगर हम बात करें ऑन्टोलॉजी के बाद, हमारे पास है टेक्सोनॉमी, हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की मींस हमने उसके टैक्सोनॉमी को हायरार्किकल वे में दिखाना है, ओके, कि कैसे उसकी हायरार्किकल है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल से क्या आए, उसके बाद हम कहते हैं ना, जैसे हमारे पास मंकीज आए, हम नॉर्मली बात कर रहे हो, मंकी से ह्यूमन आए, वो हमारे हायरार्की, इनहेरिटेंस कैसे कैसे हमने इनहेरिटेंस किया, टैक्सोनॉमी, उसकी टैक्सोनॉमी, नॉट इवन सिंपल, उसकी टैक्सोनॉमी को हमने हायरार्किकल वे में देना है, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस तो मुझे पता है कि आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वो चीज टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब है सब क्लास रिलेशन में हमने करना है, और जो इनहेरिटेंस की कैसे कैसे हम इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी मोड्स में, मॉडल्स में क्या होगा कि कौन सी कैटेगरी में उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग सब क्लास रिलेशन, जब हम सब क्लास के रिलेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, बताइए, वो हमारी क्या है, मैंने अभी बताया, ठीक है। सब क्लास को रिलेशन में देखना है, तो इसमें देखो क्या आना चाहिए, फर्स्ट का क्या आएगा, इनहेरिटेंस, क्या क्या आपस में रिलेशन है। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, हमने उनको सब कैटेगरीज में दिखाया, दैट इज टैक्सोनॉमी हायरार्की की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अटैचिंग नंबर विद ईच पॉसिबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी मोड, डिपेंडेंट कंसेप्ट, दैट इज दिस। तो ए का हमारा आंसर बन गया 4, बी का 1, सी का सॉरी बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, 4 2 1 3, दैट इज डी, क्लियर, ओके। हाँ जी, एक्सपर्ट सिस्टम पे आ चुके हैं हम, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, डेंड्रल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, हमारा फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम था, उसका नाम क्या था हमारा, डेंड, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम, किसने बनाया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये क्या करता था, केमिकल एनालिसिस करता, देखो डेंड्रल में डॉक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो अगर
Rationality of an agent is not related to its reaction to the environment. अब देखो फर्स्ट